हेलो गाइज, कैसे हो आप? होप यू गाइज आर गुड। माय नेम इज आलोक सिंह। करेंटली आई एम स्टडिंग इन बीआईटी सिंदरी। तो आज मैं केमिकल काइनेटिक्स लेक्चर 04 लेकर आया हूँ, जिसमें मैं डिस्कस करूँगा फैक्टर अफेक्टिंग रेट ऑफ रिएक्शन। किन किन फैक्टर पे रेट ऑफ रिएक्शन डिपेंड करता है, आज मैं डिस्कस करूंगा आपसे। इससे पहले मैं लेक्चर 03 में डिस्कस किया था कुछ इंपॉर्टेंट न्यूमेरिकल। अगर आपने वो मेरी वीडियो लेक्चर नहीं देखी है तो प्लीज़ गाइज आप लेक्चर 03 देखकर आएँ ताकि आपको ये वीडियो समझ में आए। लेक्चर स्टार्ट करने से पहले मैं आपसे रिक्वेस्ट करूँगा कि प्लीज़ गाइज आप पेन और नोटबुक लेकर बैठ जाएँ ताकि आपकी खुद की नोट्स रेडी हो सके। जब भी आप क्विक रिवीजन करनी हो तो आप अपनी नोट्स से कर पाएँ। विदाउट वेस्टिंग योर टाइम, लेट्स स्टार्ट आवर टॉपिक दैट इज केमिकल काइनेटिक्स, विच इज वेरी इंपॉर्टेंट। तो चलिए आप लोग हेडिंग डालिएगा, फैक्टर ऑन विच अफेक्ट रेट ऑफ रिएक्शन। फैक्टर ऑन विच factor on which rate of reaction ये हेडिंग आप लोग डालिएगा। इसमें क्या होता है कि किन किन फैक्टर पे रेट ऑफ रिएक्शन डिपेंड करता है, आज हम लोग डिस्कस करेंगे। रेट मतलब स्पीड, किन किन फैक्टर पे स्पीड डिपेंड करता है आज हम लोग डिस्कस करेंगे। तो यार मैं सच बात बताऊं तो दो ही फैक्टर पे रेट ऑफ रिएक्शन डिपेंड करता है। फर्स्ट कंसंट्रेशन, सेकेंड तुम्हारा टेम्परेचर। बट बातें करेंगे सबकी, लेकिन आगे जितने भी लेक्चर होंगे 3, 4, इवन 5 भी हो सकते हैं, उसमें मैं कंसंट्रेशन और टेम्परेचर की बातें करूंगा, जिसमें मैं बताऊंगा कंसंट्रेशन बढ़ाने या घटाने पे रेट ऑफ रिएक्शन पे क्या फ़र्क पड़ता है, टेम्परेचर बढ़ाने और घटाने पे रेट ऑफ रिएक्शन पे क्या फ़र्क पड़ता है, वो मैं डिस्कस करूंगा। तो मेनली आज मैं सारे फैक्टर डिस्कस करूंगा, लेकिन याद रहे इन्हीं दो फैक्टर पे क्वेश्चन ज़्यादा आते हैं, कंसंट्रेशन और टेम्परेचर पे। आजकल जेई और नीट में इन्हीं दो फैक्टर पे ज़्यादा क्वेश्चन आ रहे हैं। हम लोग ये दो फैक्टर पे ज़्यादा फोकस करेंगे। बातें करेंगे सब फैक्टर की, लेकिन फोकस करेंगे कंसंट्रेशन एंड टेम्परेचर पे। तो चलिए हम लोग पहली फैक्टर की ओर चलते हैं। तो पहला फैक्टर क्या होता है कि नेचर ऑफ रिएक्टेंट। नेचर ऑफ रिएक्टेंट यानी इस नेचर ऑफ रिएक्टेंट, कैसा नेचर है रिएक्टेंट का, उस पर डिपेंड करता है रेट ऑफ रिएक्शन। तो इसमें हम लोग बहुत सी बातें कर सकते हैं। तो पहली बातें ये है कि आयनिक रिएक्टेंट। आयनिक रिएक्टेंट क्या होता है? एज वी नो डैट आयनिक रिएक्टेंट क्या होता है? फास्ट रिएक्शन होता है, बहुत तेजी में होता है रिएक्शन, यानी माइक्रो सेकेंड में रिएक्शन हो जाता है। तो आयनिक रिएक्टेंट हम लोग देखते हैं, जैसे NaCl प्लस AgNO3 गिव्स AgCl। AgCl का क्या होगा? सफ़ेद प्रिसिपिटेट आप लोगों को देखने को मिलेंगे, प्लस NaNO3, ठीक यही मिलेगा। तो रहा बात, ये तुम्हारा रिएक्शन विद इन सेकेंड में क्यों हो जाता है, यानी माइक्रो सेकेंड में क्यों हो जाता है? तो इसका रीज़न ये है कि ये पहले से ही आयन के फॉर्म में है। जैसे कि देखिए NaCl को तोड़ सकते हैं Na प्लस Cl माइनस में, और AgNO3 को हम लोग Ag प्लस NO3 माइनस में तोड़ सकते हैं, यानी नाइट्रेट आयन में। तो ये क्या होगा? अभी तो क्या है, ये इलेक्ट्रोस्टैटिक अट्रैक्शन यानी इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है। तो अभी ये चिपके हुए हैं, लेकिन ये आपस में क्या हो सकते हैं? घुल मिल सकते हैं, यानी घुल मिल कर सकते हैं। ये Na पास चला जाएगा, Cl Ag पास चला जाएगा, तो AgCl प्लस NaNO3। ये रिएक्शन विद इन सेकेंड में होता है, यानी माइक्रो सेकेंड में हो जाएगा। कब रिएक्शन हो जाएगा आप लोगों को पता ही नहीं चलेगा। इसका रेट ऑफ रिएक्शन क्या हो जाएगा? हाई हो जाएगा। तो इसका रेट ऑफ रिएक्शन क्या होगा? हाई होगा। जबकि इसी में बात करें
कोवैलेंट रिएक्टेंट की, तो कोवैलेंट रिएक्टेंट क्या होता है? कोवैलेंट रिएक्टेंट जैसे कि मैंने प्रीवियस क्लासेस में डिस्कस किया था, हाइवर्स प्रोसेस। हाइवर्स प्रोसेस यानी N2 प्लस थ्राइस H2 गिव्स ट्वाइस NH3, यानी अमोनिया का फॉर्मेशन होता है हाइवर्स प्रोसेस में। नाइट्रोजन और हाइड्रोजन मिक्स करते हैं और अमोनिया का फॉर्मेशन होता है, ठीक। और रहा बात बैलेंस करने का, आप लोग बैलेंस कर दीजिएगा, मैंने बैलेंस सही किया है, ठीक है। तो N2 को हम लोग कैसे तोड़ सकते हैं? N ट्रिपल बॉन्ड N, ठीक, प्लस H2 को कैसे लिख सकते हैं? H, ठीक। NH3 को कैसे लिख सकते हैं? NH H, ठीक। अब देखिए यहाँ पे क्या हो रहा है कि आप लोगों को यहाँ पे पहले बॉन्ड ब्रेक होगा तब जाके बॉन्ड बनेगा, यानी बॉन्ड ब्रेक होने में टाइम लगेगा तब जाके बॉन्ड का फॉर्मेशन होगा। जबकि इसके प्रीवियस में हमने देखा था कि पहले से ही क्या था, आयन के फॉर्म में दिया था, तो आराम से ये घुल मिल करके ये रिएक्शन तुरंत माइक्रो सेकेंड में कर दिया। बट यहाँ पे क्या होगा, बॉन्ड ब्रेक होगा, बॉन्ड ब्रेक होने में टाइम लगेगा, उसके बाद न जाके बॉन्ड बनेगा। तो ये जो रिएक्शन होता है बहुत टाइम टेकिंग प्रोसेस है, यानी ज़्यादातर टाइम लगाएगा, बॉन्ड ब्रेक होगा तब जाके बॉन्ड बनेगा, यानी बॉन्ड यहाँ का बॉन्ड का फॉर्मेशन होगा, यहाँ पे तुम्हारा बॉन्ड फॉर्मेशन होगा। तो ये तुम्हारा क्या है, टाइम टेकिंग प्रोसेस है। ये तुम्हारा क्या है, टाइम टेकिंग प्रोसेस है, टाइम टेकिंग, ठीक, टाइम टेकिंग लगेगा, यानी बहुत ज़्यादा टाइम लगाएगा। तो इसका रेट ऑफ रिएक्शन क्या होगा, कोवैलेंट रिएक्टेंट का रेट ऑफ रिएक्शन तुम्हारा क्या हो जाएगा, लो। रेट ऑफ रिएक्शन इसका क्या होगा, लो होगा, जबकि इसका रेट ऑफ रिएक्शन हाई था, तो इसका रेट ऑफ रिएक्शन क्या हो जाएगा, लो हो जाएगा। तो इससे क्या निष्कर्ष निकल रहा है, तो इससे निष्कर्ष ये निकल रहा है कि नेचर ऑफ रिएक्टेंट पे डिपेंड करता है रेट ऑफ रिएक्शन, यानी रेट ऑफ रिएक्शन डिपेंड करता है नेचर ऑफ रिएक्टेंट पे, ठीक। अब तो बहुत सारी बातें हो सकती है फैक्टर में, बहुत सारी बातें हो सकती है नेचर ऑफ रिएक्टेंट में। अभी तो मैंने आयनिक रिएक्टेंट एंड कोवैलेंट रिएक्टेंट की बात की, अभी आगे देखिएगा हम क्या क्या डिस्कस करेंगे। तो यहाँ तक नोट कर लीजिए, आप लोगों को अभी तक समझ में आया तो प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब माय चैनल। जल्दी से इसको लिख लीजिए या स्क्रीनशॉट ले लीजिए, 1 2 3 4 5, टेक ए स्क्रीनशॉट। तो बढ़ते हैं आगे, आपसे और भी फैक्टर नेचर ऑफ रिएक्टेंट में और भी फैक्टर हो सकते हैं, जैसे कि आप लोग देखिए यहाँ पे होमोजीनियस रिएक्टेंट एंड हेट्रोजीनियस रिएक्टेंट। होमोजीनियस रिएक्टेंट एंड हेट्रोजीनियस रिएक्टेंट में आपसे पूछेगा, ठीक, आपसे पूछ सकता है कि ये दोनों में किसका रेट ऑफ रिएक्शन हाई होगा, किसमें रेट ऑफ रिएक्शन हाई होगा, होमोजीनियस रिएक्टेंट में कि हेट्रोजीनियस रिएक्शन में। आप लोग जरा सोचिए, होमो मतलब क्या होता है, होमोजीनियस मतलब होता क्या है, एक एग्जांपल से समझते हैं। आप लोग प्लीज मेरी बातों को ना लीजिएगा, जैसे कि आप भी गध हैं, ठीक, आपका दोस्त भी गधा, तो दोनों में क्या होगा, कनेक्टिविटी मैच करेगा कि नहीं, आपका दोनों का कनेक्शन मैच करेगा। सो क्या हुआ, इसको क्या बोल सकते हैं, होमोजीनियस, यानी कनेक्टिविटी सेम है। तो केमिस्ट्री की लैंग्वेज में बात करें होमोजीनियस का, तो पोलर में क्या होता है, पोलर डिजोल्व होता है, यानी पोलर आपस में तुरंत में रिएक्ट कर जाएंगे और मिल जाएंगे। जैसे गैसियस मॉलिक्यूल में, जैसे कि गैस में मिला दिया, मॉलिक्यूल मिल गया, ठीक, तो उसको हम लोग होमोजीनियस बोलते हैं, ठीक, तो तुरंत से रिएक्ट कर जाएगा। जबकि हेट्रोजीनियस में क्या होगा, जैसे कि आप गधा, आपके दोस्त थोड़ा मंदबुद्धि टाइप के, ठीक, गधा वो भी मंदबुद्धि टाइप के, दोनों मतलब क्या होगा, वो अलग किस्म का आदमी, आप अलग किस्म के आदमी, तो आप दोनों में क्या होगा, कनेक्टिविटी मैच नहीं करेगा, तो आप लोग
अच्छे से क्या कनेक्शन मिला पाएंगे, नहीं ना। इसी तरह इसमें क्या होगा, पोलर और नॉन पोलर की बातें कर दे, नॉन पोलर में पोलर डिजोल्व होगा, नहीं ना। आप लोग कभी भी देखे होंगे पानी में केरोसिन तेल डाल दीजिए या केरोसिन तेल में पानी डाल दीजिए, कभी भी डिजोल्व होगा, नहीं ना होगा। उसको हम लोग हेट्रोजीनियस बोल सकते हैं, ठीक। तो हेट्रोजीनियस में जल्दी से रिएक्शन नहीं होती है, तो इस कारण इसका रेट ऑफ रिएक्शन क्या होगा, कम होगा, यानी रेट ऑफ रिएक्शन इसमें नहीं होंगे, मतलब लेस होगा, रिएक्शन होगा ही नहीं। तो होमोजीनियस का रेट ऑफ रिएक्शन हाई होता है इन कंपैरिजन टू हेट्रोजीनियस रिएक्शन, क्योंकि इसमें क्या होगा, जल्दी से रिएक्शन हो जाएगा, पोलर डिजोल्व इन पोलर, यानी लाइक डिजोल्व लाइक, और इसमें लाइक डिजोल्व अनलाइक, यानी यहाँ पे डिजोल्व होगा ही नहीं। जैसा कि मैंने एग्जांपल दिया किरोसिन ऑयल वाला, आप लोग समझ सकते हैं। होमोजीनियस रिएक्टेंट एंड हेट्रोजीनियस में आप ही दिमाग लगाइए। होमोजीनियस मतलब क्या होता है, सेम सेम, यानी सेम, कुछ भी ले लीजिए, पानी में पानी मिला दीजिए तो तुरंत मिल जाएगा, जैसे भी कोई भी ले सकते हैं आप लोग, आराम से रिएक्शन हो सकता है, यानी इसका रेट ऑफ रिएक्शन हो सकता है तुरंत रिएक्शन हो जाएगा। अब रहा बात इसमें रिएक्शन नहीं हो पाएगा, तो होमोजीनियस रिएक्टेंट क्या होता है, उसका रेट ऑफ रिएक्शन ज़्यादा होता है हेट्रोजीनियस रिएक्टेंट से। बहुत सारी बातें हो सकती है नेचर ऑफ रिएक्टेंट में। अभी तक 3 चीज़ें बातें की हम लोग नेचर ऑफ रिएक्टेंट में। पहला आयनिक रिएक्टेंट, कोवेलेंट रिएक्टेंट, उसके बाद होमोजीनियस रिएक्टेंट, हेट्रोजीनियस रिएक्टेंट में क्या होता है, कौन रिएक्ट करता है जल्दी फास्ट, उसमें क्या होता था, अभी तक इतना डिस्कस कर लिए। आगे एक और फैक्टर देखते हैं जो कि बहुत मज़ेदार है। जैसा कि इसमें बात करें, रेट ऑफ रिएक्शन इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू रेट ऑफ रिएक्टेंट और डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू रेट ऑफ प्रोडक्ट, यानी प्रोडक्ट जितना स्टेबल होगा उतना ही रेट ऑफ रिएक्शन फास्ट होगा, जबकि रिएक्टेंट जितना अनस्टेबल होगा उतना ही प्रोडक्ट की ओर जाना चाहेगा, उतना ही प्रोडक्ट की ओर जाना चाहेगा, मतलब स्टेबल फॉर्म में जाना चाहेगा। रिएक्टेंट अनस्टेबल में है, ठीक, पहले से अनस्टेबल में है, तो क्या होगा, अपना स्टेबिलिटी बनाने के लिए प्रोडक्ट साइड जाएगा, जबकि प्रोडक्ट क्या है, पहले से स्टेबल है। तो स्टेबिलिटी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू रेट ऑफ रिएक्शन, यानी रेट ऑफ प्रोडक्ट जितना स्टेबल होगा उतना ही रेट ऑफ रिएक्शन क्या होगी, फास्ट होगी। जैसे कि इसमें एक सुंदर सा एग्जाम्पल डिस्कस करते हैं, आप लोग वहाँ से अच्छे से समझ पाएंगे क्या होता है। जैसे एग्जाम्पल देखते हैं, आपसे हम पूछते हैं, जैसे कि मान लीजिए CH3COOH gives CH3COO माइनस प्लस H+, यानी एसिटिक एसिड एसीटेट आयन प्लस H+ आयन में टूट गया। ये रिवर्सिबल प्रोसेस होता है। अभी हम लोग रिवर्सिबल की बातें नहीं कर रहे हैं, क्योंकि अभी रेट ऑफ रिएक्शन की बात कर रहे हैं, तो छोड़ दीजिए, अभी लोग इग्नोर करके चलते हैं। हम लोग सिंपल क्या, एक आयनिक रिएक्शन लिख दिए, यानी तोड़ दिए आयन के फॉर्म में, ठीक। तो एक ये रिएक्शन हुआ, एक और एक ये रिएक्शन हुआ, HCOOH फॉर्मिक एसिड से बना दिए फॉर्मेट आयन प्लस H+। तो आपसे पूछेगा R1 यानी रेट 1 और रेट 2 में किसमें रेट ऑफ रिएक्शन फास्ट होगी। तो आप लोग जानते होंगे, आप लोग 11th में पढ़े होंगे कि मान लीजिए ये CH3 है, ठीक, ये क्या होता है, आपका इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप होता है, प्लस I इफेक्ट से ये क्या करता है, डोनेट करता है। आप लोग इंडक्टिव इफेक्ट में शायद 11th में पढ़े होंगे, नहीं भी पढ़े होंगे तो मैं पढ़ाऊंगा 11th क्लास में, 11th क्लास की भी लेक्चर दे रहा हूँ, आप लोग प्लीज़ वो भी लेक्चर देख लीजिएगा। इतना आप लोग अभी याद रखिए कि CH3 क्या होता है, इलेक्ट्रॉन देने वाला ग्रुप होता है, यानी इलेक्ट्रॉन को ढकेलता है, इलेक्ट्रॉन को ये ढकेलता है। तो ये क्या होता है, CH3 इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप होता है। तो COO माइनस, यानी इसके पहले से ही इलेक्ट्रॉन था और भी तुम इलेक्ट्रॉन दे रहे हो, तो इसका क्या होगा, इलेक्ट्रॉन का डेंसिटी बढ़ेगा कि नहीं। इलेक्ट्रॉन का डेंसिटी बढ़ेगा तो क्या होगा, ये अनस्टेबिलिटी फील करेगा कि नहीं। किसी के ऊपर आप चार्ज लाद दोगे तो क्या होता है, किसी के ऊपर चार्ज अगर लाद दोगे तो वो अनस्टेबल फील करेगा कि नहीं, ठीक। तो इसी तरह ये अपना कोई भी मॉलिक्यूल के ऊपर अगर आप चार्ज डाल दोगे तो अनस्टेबिलिटी फील करता है, ठीक। जैसे कि मैं एक एग्जांपल देता हूँ, ठीक। जैसे आप पहले से पूरा पानी पी लिए, एकदम पूरा पानी पी के एकदम टंच है, ठीक।
उसके बाद ज़बरदस्ती आपको पानी दिया जाए, ठीक, तो क्या होगा, आप वोमिटिंग कर देंगे कि नहीं। वैसा ही इसके केस में भी होता है। पहले से इसके पास इलेक्ट्रॉन है, ठीक, पहले से इसके पास चार्ज है, और भी तुम दे रहे हो चार्ज, और भी दे रहे हो, और भी चार्ज उस पर लाद रहे हो, तो क्या होगा, उसका अनस्टेबल फील करेगा कि नहीं, ठीक। और रहा बात इस केस में, देखिए हाइड्रोजन जो होता है ना ही प्लस आई से देता है ना ही लेता है, वो क्या होता है, न्यूट्रल होता है। इसके पास भी है, इलेक्ट्रॉन है, किसी के ऊपर चार्ज अगर दे दो तो अनस्टेबल फील करेगा, लेकिन इसके कंपेयर में तो कम करेगा, क्योंकि ये ना दे रहा है ना ले रहा है, ये अपना न्यूट्रल है, ठीक, लेकिन चार्ज है, मानते हैं, लेकिन इसका रेट ऑफ रिएक्शन इसके कंपैरिजन में तो कम होगा। तो इस कारण रेट ऑफ रिएक्शन जो होता है इस रिएक्शन में फास्ट होगा, जबकि इसमें क्या होगा, सॉरी, इसमें फास्ट होगा और उसमें क्या होगा, स्लो होगा। तो R2 का रिएक्शन क्या होगा, फास्ट होगा R1 से। तो आप लोग आई थिंक यहाँ तक क्लियर हो गया होगा कि रेट ऑफ रिएक्शन डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है रेट ऑफ प्रोडक्ट के, एंड रेट ऑफ रिएक्शन इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है रेट ऑफ रिएक्टेंट के। जितना रिएक्टेंट अनस्टेबल होगा वो स्टेबिलिटी गेन करने जाएगा, जबकि रेट ऑफ जो भी होगा प्रोडक्ट स्टेबल फॉर्म में रहता है। जितना इसको स्टेबिलिटी मिलेगा उतना ही रेट ऑफ रिएक्शन क्या होगा, फास्ट होगा। तो इतना आप लोग नोट कर लीजिएगा और ये एग्जाम्पल आप लोग लिख लीजिएगा, क्योंकि CH3 क्या है यहाँ पे लिख लीजिएगा, CH3 प्लस आई, ये इंडक्टिव इफेक्ट से इलेक्ट्रॉन ये देता है, यानी ये इलेक्ट्रॉन देने वाला ग्रुप होता है। कोई भी C से स्टार्ट हो, जैसे इथाइल हुआ, मिथाइल हुआ, प्रोपाइल हुआ, कुछ भी हुआ, जो भी होता है ये क्या होता है, इलेक्ट्रॉन देता है। अगर यहाँ पे इलेक्ट्रॉन लेने वाला ग्रुप रहता है, यानी खींचने वाला, इलेक्ट्रॉन को खींचने वाला, जैसे NO2 ग्रुप इलेक्ट्रॉन खींचता है प्लस M इफेक्ट से, यानी मेजोमेरिक इफेक्ट से वो क्या करता है, इलेक्ट्रॉन खींचता है, तो इस पर स्टेबिलिटी फील कराएगा, इलेक्ट्रॉन कम कर देगा। तो वो अगर रहता तो हम लोग कह सकते थे कि ये इसका रेट ऑफ रिएक्शन फास्ट होता, लेकिन यहाँ पे तो पहले से इसके पास इलेक्ट्रॉन है और तुम इलेक्ट्रॉन दे रहे हो और इलेक्ट्रॉन दे रहे हो, तो क्या होगा, इसका ये अनस्टेबिलिटी फील करेगा कि नहीं। इस कारण इसका रेट ऑफ रिएक्शन स्लो होगा इसके कंपैरिजन में। आई थिंक अब आप लोगों को ये क्लियर हो गया होगा। और भी बातें हो सकती है, बट यहीं तक हम लोग स्टॉप करते हैं, नेक्स्ट फैक्टर की ओर जाते हैं। बातें तो बहुत हो सकती है नेचर ऑफ रिएक्टेंट में, जैसे कि मैंने बातें कर ली अभी, क्या बातें की हैं, आयनिक रिएक्टेंट, कोवेलेंट रिएक्टेंट में दोनों में रेट ऑफ रिएक्शन किस में फास्ट होगी, तो रेट ऑफ रिएक्शन आयनिक रिएक्शन में बहुत फास्ट होगी, तुरंत रिएक्ट कर जाएगा। और एक और बात की, होमोजीनियस रिएक्टेंट एंड हेट्रोजीनियस रिएक्टेंट में किस में रेट ऑफ रिएक्शन हाई होगी, तो होमोजीनियस रिएक्टेंट में रेट ऑफ रिएक्शन हाई होगी। और थर्ड फैक्टर हम लोग देखें, रेट ऑफ रिएक्शन किस पे डिपेंड करता है, रेट ऑफ प्रोडक्ट पे। जितनी प्रोडक्ट स्टेबिलिटी फील करेगा उतना ही रेट ऑफ रिएक्शन क्या होगा, फास्ट होगा। ये जितना अनस्टेबल होगा उतना ही रेट ऑफ रिएक्शन फास्ट होगा, ये अपनी स्टेबिलिटी गेन करना चाहेगा। तो आई थिंक आप लोगों को इतनी बातें मेरी क्लियर हो गई होगी। तो बढ़ते हैं हम लोग आगे, फैक्टर अफेक्टिंग रेट ऑफ रिएक्शन में सेकेंड फैक्टर की ओर। यहाँ तक आप लोग नोट कर लीजिए, आई थिंक आप लोगों को अभी तक क्लियर हो गया होगा। सो टेक ए स्क्रीनशॉट, 1 2 3 4 5, टेक ए स्क्रीनशॉट। तो चलिए हम लोग बात करते हैं सेकेंड फैक्टर की ओर, फिजिकल स्टेट ऑफ रिएक्टेंट। इस पे भी डिपेंड करता है रेट ऑफ रिएक्शन। स्टेट कितने तरह के होते हैं, 3 तरह के होते हैं, सॉलिड, लिक्विड, गैस। तो आप लोग जस्ट इमेजिन करिए किस में रेट ऑफ रिएक्शन फास्ट होगा, सॉलिड में कि लिक्विड में कि गैस में, जस्ट थिंक अबाउट। तो समझते हैं, तो मैं पहले बता दूंगा किस में फास्ट होता है, उसके बाद डिस्कस करेंगे इसका रीजन क्या है। तो जान लीजिए आप लोग, गैसियस में जो भी होता है, गैसेस फेस में रेट ऑफ रिएक्शन क्या होगा, फास्ट होगा इन कंपैरिजन टू लिक्विड एंड सॉलिड। तो गैस में रेट ऑफ रिएक्शन फास्ट होगा, देन लिक्विड में, देन जाके सॉलिड में होता है रेट ऑफ रिएक्शन। रेट ऑफ रिएक्शन का ऑर्डर ये होगा, ठीक। अब क्यों होता है, इसका रीजन ये है कि जो गैसियस का मॉलिक्यूल होता है, ये मान लीजिए ये गैसियस का मॉलिक्यूल है, ठीक है।
ये गैसेस का मॉलिक्यूल है मान ले, ठीक। तो इसमें क्या होगा, इसमें ज़्यादातर क्या होगा, रैंडमनेस होगा। रैंडमनेस होगा तो ये क्या होगा, आपस में कोलाइड इजिली कर सकता है, रिएक्ट इजिली कर सकता है, क्योंकि इसमें क्या है, रैंडमनेस ज़्यादा है, काइनेटिक एनर्जी यहाँ पे ज़्यादा है, तो यहाँ पे मूवमेंट ज़्यादा हो रही है। तो मूवमेंट ज़्यादा हो रही है तो ड्यू टू दिस रीजन यहाँ पे रेट ऑफ रिएक्शन क्या होगा, फास्ट होगा इन कंपेरिजन टू लिक्विड सॉलिड। सॉलिड की बात करें तो मान लीजिए सॉलिड है, ठीक, सॉलिड ए ले लिए और ये सॉलिड बी है, ठीक। तो ये क्या हो रहा है कि इसमें मूवमेंट क्या होगा, मूवमेंट होगी ही नहीं, क्योंकि क्या है, ये आपस में चिपके हुए हैं, तो यहाँ पे इसमें क्या है, रैंडमनेस है नहीं, यानी मूवमेंट है नहीं, यहाँ पे काइनेटिक एनर्जी होगा ही नहीं, तो आपस में ये कोलाइड करेंगे ही नहीं। तो ये क्या होगा, ड्यू टू दिस रीजन यहाँ पे रेट ऑफ रिएक्शन कम होगा, रेट ऑफ रिएक्शन कम होगा इन कंपेरिजन टू गैसेस। तो बढ़ते हैं आगे फैक्टर 3 की ओर, जिसमें डिस्कस करेंगे सरफेस एरिया ऑफ रिएक्टेंट इन सॉलिड स्टेट। यानी रेट ऑफ रिएक्शन जो होता है सरफेस एरिया पे भी डिपेंड करता है। तो जैसे कि समझते हैं क्या होता है, कैसे डिपेंड करता है सरफेस एरिया पे। तो एक मैंने कप ले लिया, सुंदर सा कप ले लिया, ठीक है, सुंदर सा मैंने एक कप ले लिया, जिसमें आप सुबह सुबह चाय पीते हैं, मन करता है तो आप शाम में भी चाय पीते हैं, जब तब आप लोग चाय पी लेते हैं, ठीक है। तो मैं तो हॉर्लिक्स पीता हूँ, ठीक है। तो ये ले लिया एक सुंदर सा मैंने कप बना दिया, ठीक है, इसमें मैंने दूध मिला दिए, ठीक है। मैं मेनली हॉर्लिक्स का बात करता हूँ, ठीक है। इसमें मैंने दूध मिला दिया, ठीक। अब इसमें एक बड़ा सा शुगर ले लेते हैं, यानी शुगर का क्रिस्टल ले लेते हैं, ठीक है, शुगर का क्रिस्टल फॉर्म में ले लेते हैं, ठीक है। ये ऑप्शन 1 है, ठीक। और ऑप्शन 2 में ले लेते हैं आप लोग, ऑप्शन 2 में ले लेते हैं शुगर का पाउडर, ठीक है, छोटा छोटा पाउडर ले लेते हैं शुगर का, ठीक। तो शुगर का छोटा पाउडर ले लेते हैं, ठीक। तो हम आपसे पूछेंगे कि ऑप्शन 1 जल्दी घुल जाएगा कि ऑप्शन 2 जल्दी घुल जाएगा दूध में, तो बताइए कौन सा जल्दी घुल सकता है, ऑप्शन 1 या ऑप्शन 2। ये जो क्रिस्टल सा शुगर है वो घुलेगा, या ये तुम्हारा जो पाउडरी सब्सटेंस है, पाउडरी फॉर्म में जो चीनी है वो घुलेगा, कि ये क्रिस्टल वाला घुलेगा। तो आप लोग जस्ट इमेजिन करिए, अगर इसको आप लोग ये डालेंगे तो यहाँ जो होगा मिल्क का मॉलिक्यूल जल्दी इसको घेर नहीं पाएगा, क्योंकि ये पहले से ही सरफेस एरिया इसका ज़्यादा है। तो यहाँ पे जो मिल्क जो होंगे इसको ज़्यादातर घेर नहीं पाएंगे, जबकि ये जो यहाँ पे होगा, यहाँ मिल्क जो होगा जल्दी से यहाँ पे क्या होगा, घुल जाएगा, घुल घुल जाएगा, घुल के क्या होगा, ये इसको जल्दी से चीनी को ये घुला देगा और जल्दी से क्या होगा, ये रिएक्ट कर जाएगा। तो जल्दी से आप लोग पी पाओगे, जो भी ये दूध में चीनी मिला पाओगे, ठीक। तो यानी ऑप्शन 2 इज बेटर देन ऑप्शन 1, यानी छोटा होता है ना सब्सटेंस, वो जल्दी घुल जाता है बड़ा सब्सटेंस से, यानी छोटा सा चीनी जल्दी घुल जाएगा बड़ा सा चीनी से, ठीक है। तो ऑप्शन 2 इज बेटर देन ऑप्शन 1, यानी शुगर पाउडर जो होगा जल्दी घुल जाएगा शुगर क्रिस्टल से, ठीक। यानी शुगर पाउडर जल्दी घुल जाएगा शुगर क्रिस्टल से, बिकॉज क्योंकि ये यहाँ पे जो होगा दूध का मॉलिक्यूल इसको जल्दी से घेर लेगा, मतलब चारों तरफ से, और घुला देगा इन कंपेरिजन टू दिस। तो इससे क्या आपको निष्कर्ष निकल रहा है कि जो सरफेस एरिया होता है वो भी रेट ऑफ रिएक्शन पे डिपेंड करता है। यानी सरफेस एरिया छोटा होगा तो रेट ऑफ रिएक्शन क्या होगा, जल्दी हो जाएगा, यानी रिएक्शन जल्दी में होगा, जबकि सरफेस एरिया थोड़ा ज़्यादा होगा, ठीक। तो वहाँ रेट ऑफ रिएक्शन क्या होगा, कम होगा इन कंपेरिजन टू सरफेस एरिया जहाँ पे कम हो, ठीक। तो आई थिंक आप लोगों को क्लियर हो गया होगा कि सरफेस एरिया पे भी डिपेंड करता है रेट ऑफ रिएक्शन, ठीक है। यहाँ तक आप लोग नोट कर लीजिए, स्क्रीनशॉट ले लीजिए, ठीक है। टेक ए स्क्रीनशॉट 1 2 3
4 5। ठीक है, स्क्रीनशॉट। तो चलिए बढ़ते हैं हम लोग आगे फैक्टर 4, जिसमें मैं डिस्कस करूंगा टेम्परेचर। टेम्परेचर पे भी डिपेंड करता है रेट ऑफ रिएक्शन। टेम्परेचर आप लोग बढ़ाओगे तो रेट ऑफ रिएक्शन क्या होगा, बढ़ेगा। इसको मैं डीप में पढ़ाऊंगा अर्हेनियस इक्वेशन में, बट मैं यहाँ पे कुछ आइडिया ले लो कि क्या होता है। तो जनरली रेट ऑफ रिएक्शन इंक्रीज करता है। जब आप लोग टेम्परेचर इंक्रीज कराओगे तो रेट ऑफ रिएक्शन क्या होगा, इंक्रीज होगा। ऑन 10 डिग्री सेंटीग्रेड राइज इन टेम्परेचर रेट ऑफ रिएक्शन इंक्रीजेस 2 to 3 टाइम्स। रेट ऑफ रिएक्शन क्या होगा, 2 to 3 टाइम्स इंक्रीज करेगा जब आप 10 डिग्री सेंटीग्रेड बढ़ाओगे तो। ये एनसीईआरटी का लैंग्वेज है। एनसीईआरटी में भी यही लिखा है कि आप लोग 10 डिग्री सेंटीग्रेड टेम्परेचर बढ़ाओगे तो रेट ऑफ रिएक्शन तुम्हारा क्या होगा, 2 to 3 टाइम्स बढ़ेगा। ठीक, अर्हेनियस इक्वेशन क्या होता है, अभी मैं कुछ आइडिया ले लो कि क्या होता है अर्हेनियस इक्वेशन। आगे मैं तो टेम्परेचर को डीप में ही पढ़ाऊंगा। एक टॉपिक ही अर्हेनियस इक्वेशन, उसमें आप लोगों को खुद आइडिया हो जाएगा कि क्या होता है टेम्परेचर। बट इतना माइंड में लेकर चलो कि रेट ऑफ रिएक्शन बढ़ेगा जब आप लोग टेम्परेचर बढ़ाओगे तो। टेम्परेचर इंक्रीज करोगे तो रेट ऑफ रिएक्शन बढ़ेगा। जनरली मैक्सिमम केसेस में देखा जाता है, जनरली लिखा हुआ है। सो अर्हेनियस इक्वेशन क्या होता है, तो अर्हेनियस इक्वेशन के बराबर AE माइनस EA बाई RT, यही होता है अर्हेनियस इक्वेशन। माइनस EA बाई RT। के होता है रेट कांस्टेंट, ए होता है अर्हेनियस फैक्टर। अर्हेनियस फैक्टर भी बोलते हैं इसको, फ्रीक्वेंसी फैक्टर भी बोलते हैं। ए होता है एक्टिवेशन एनर्जी, आर होता है यूनिवर्सल गैस कांस्टेंट, टी होता है टेम्परेचर। ठीक, तो मैंने इसमें क्या डिस्कस किया, तो रेट ऑफ रिएक्शन बढ़ेगा जब आप लोग टेम्परेचर बढ़ाओगे तो रेट ऑफ रिएक्शन क्या होगा, बढ़ेगा। ऑन 10 डिग्री सेंटीग्रेड टेम्परेचर आप बढ़ाओगे तो रेट ऑफ रिएक्शन क्या होगा, 2 to 3 टाइम्स इंक्रीज होगा। तो यहाँ तक आप लोगों को आई थिंक क्लियर हो गया होगा टेम्परेचर। तो टेम्परेचर पे भी डिपेंड करता है रेट ऑफ रिएक्शन। ठीक, तो यहाँ तक आप लोग नोट कर लीजिए। टेक ए स्क्रीनशॉट। 1 2 3 4 5। टेक ए। तो बढ़ते हैं हम लोग आगे फैक्टर 5 की ओर, जिसमें मैं डिस्कस करूंगा कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट। कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट पे भी डिपेंड करता है रेट ऑफ रिएक्शन। तो जनरली रेट ऑफ रिएक्शन इंक्रीजेज ऑन इंक्रीजिंग द कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट। रेट ऑफ रिएक्शन बढ़ेगा जब कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट आप बढ़ाओगे तो रेट ऑफ रिएक्शन क्या होगा, बढ़ेगा जनरली। लेकिन रेट ऑफ रिएक्शन क्या होता है, डिक्रीज भी होता है, इफेक्ट भी नहीं होता है, डू नॉट इफेक्ट। यानी रेट ऑफ रिएक्शन बढ़ भी सकता है, घट भी सकता है, इफेक्ट भी नहीं होगा, यानी कुछ उस पर इफेक्ट भी नहीं होगा। सब कुछ डिपेंड करता है कंसंट्रेशन पे, कैसा कंसंट्रेशन का नेचर है। तो कह नहीं सकते रेट ऑफ रिएक्शन इंक्रीज करेगा या डिक्रीज करेगा, बढ़ भी सकता है 4 गुना, घट भी सकता है 4 गुना, या इफेक्ट भी नहीं हो सकता है, ऐसा भी हो सकता है। तो इसको मैं डीप में पढ़ाऊँगा, इसके लिए आगे नेक्स्ट लेक्चर में इसको मैं डिस्कस करूँगा ही। सो आप लोग जनरली आइडिया ले लीजिए कि रेट ऑफ रिएक्शन बढ़ भी सकता है, घट भी सकता है, और उस पर इफेक्ट होगा भी नहीं। जब आप लोग कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट को बढ़ाओगे या घटाओगे या कुछ भी करोगे तो रेट ऑफ रिएक्शन घट भी सकता है, बढ़ भी सकता है, कांस्टेंट भी रहेगा, ऐसा हो सकता है इसमें। ठीक, तो यहाँ तक आप लोगों को क्लियर हो गया होगा। एंड फैक्टर 6 क्या होता है, कैटलिस्ट। फैक्टर 6 जो होता है कैटेलिस्ट। कैटलिस्ट पे भी डिपेंड करता है रेट ऑफ रिएक्शन। ठीक, रेट ऑफ कैटलिस्ट का रोल क्या होता है कि एक अल्टरनेट पाथ वो फॉलो कर लेता है। ठीक, मान लीजिए आप लोगों को इंडिया से पाकिस्तान जाना है, ठीक है, तो उस इंडिया से पाकिस्तान जाने के लिए आप लोगों क्यों, इंडिया से पाकिस्तान जाने टाइम आप लोगों के पास एक पहाड़ है, पूरा बड़ा सा पहाड़ है। ठीक, तो आप लोग इंडिया से पाकिस्तान जाना है, मान लीजिए आप लोगों को पैदल जाना है, तो पैदल जाने के लिए
टाइम लगेगा कि नहीं आप लोगों को? अगर उसी में अगर पहाड़ में ही बीच से खोद दे, माउंटेन मांझी जैसा, ठीक है, माउंटेन मांझी जैसा किए थे, बीच से पहाड़ को खोद दिए थे, तो एक क्या हुआ, अल्टरनेट पाथ बना दिए, ठीक। तो अल्टरनेट पाथ से अगर जाओगे तो क्या होगा कि तुम लोग जल्दी से इंडिया से पाकिस्तान जा पाओगे, ना कि वहाँ से हम लोग पूरा लंबा रास्ता तय करके जाएं, ठीक। तो कैटलिस्ट का यही रोल होता है कि एक अल्टरनेट पाथ बना देता है। तो कैटलिस्ट पे भी डिपेंड करता है रेट ऑफ रिएक्शन। जहाँ तो आप लोगों को कैटलिस्ट दिखेगा वो क्या करेगा, रेट ऑफ रिएक्शन को तेजी में करा देगा। मान लीजिए शुरू में आप लोगों का क्या था, मान लीजिए शुरू में ऐसा था, ठीक है, ऐसा था रेट ऑफ रिएक्शन, ठीक। शुरू में कैटलिस्ट का वहाँ रोल नहीं था। तब अगर कैटलिस्ट जैसे ही आएगा तो क्या होगा, ये अल्टरनेट पाथ बना देगा छोटा सा। यहाँ पे जो इतना लंबा रास्ता तय करना पड़ रहा था, वो जो कैटलिस्ट के आ जाने से इसका क्या होगा, पाथ कम हो गया, यानी अल्टरनेट पाथ वो फॉलो कर लिया। तो ये रेट ऑफ रिएक्शन यहाँ पे क्या हो जाएगा, तेजी में हो जाएगा। यानी कैटलिस्ट का रोल क्या होता है, रेट ऑफ रिएक्शन को तेजी में करा देता है। कोई रिएक्शन को क्या करता है, तेजी में करा देता है। तो ये 6 फैक्टर मेनली रेट ऑफ रिएक्शन, इन 6 फैक्टर पे डिपेंड करता है। लेकिन हम लोगों को मेनली 2 ही फैक्टर पढ़ना है, टेम्परेचर एंड कंसंट्रेशन। तो अभी तक कितने फैक्टर हम लोग पढ़ लिए? तो पहला हम लोग नेचर ऑफ रिएक्टेंट पढ़े, सेकेंड हम लोग फिजिकल स्टेट ऑफ रिएक्टेंट पढ़े, थर्ड हम लोग पढ़े सरफेस एरिया ऑफ रिएक्टेंट, फोर्थ हम लोग पढ़े टेम्परेचर, फिफ्थ पढ़े कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट, सिक्स्थ पढ़े कैटलिस्ट का प्रेजेंस होना या एब्सेंस होना, उस पर भी रेट ऑफ रिएक्शन डिपेंड करता है। तो इतनी हम लोग फैक्टर पढ़े। मेनली हम लोगों को 2 ही फैक्टर पढ़ना था, टेम्परेचर, कंसंट्रेशन। इतना पढ़ लिए, आ भी सकता है क्वेश्चन, ऐसा कुछ भी नहीं कह सकते हम लोग, जेईई मेंस, नीट में या आईआईटी में आ सकता है। सो पढ़ना कंपलसरी था तो मैंने पढ़ा दिया मेनली। लेकिन 2 पर फोकस करना, जो कि अगले क्लास में मैं वही सब डिस्कस करूँगा। कंसंट्रेशन से अगले 4-5 लेक्चर वही बनेंगे। उसके बाद हम लोग अर्हेनियस इक्वेशन पढ़ेंगे, उसका अलग से सेपरेट लेक्चर आएगा। सो आज के लिए इतना ही रहने देते हैं, फिर मिलेंगे नेक्स्ट क्लास में। आज के लिए इतना ही रहने देते हैं, बाय बाय।